देहरादून में शुरू हुआ विरासत कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कहा, लोक संस्कृति से लोगों को जोड़ना अनूठी पहल। कनखल पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने लिया शंकराचार्य राज राजेश्वराश्रम का आशीर्वाद। ब्रह्मलीन प्रकाशानंद महाराज को भी दी श्रद्धांजलि। तीन दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। नानाजी देशमुख की जयंती पर श्राद्धोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। रुद्रपुर पहुंची मंत्री रेखा आर्य का बीजेपी कार्यकर्ता ने किया जोरदार स्वागत। वाल्मीकि जयंती पर किया माल्यार्पण। कार्यकर्ताओं के साथ भी ली बैठक। और देहरादून में संजीवनी दिवाली फेस्ट का हुआ समापन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सीएम धामी की पत्नी गीता धामी। 70 स्टॉलों का किया गया अवलोकन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां डॉक्टर आरबीएस रावत की संपत्ति की जांच होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर आरबीएस रावत, जिनकी संपत्ति की अब जांच की जाएगी। एसटीएफ विस्तृत जांच के लिए ईडी को पत्र लिखने वाली है। 2016 में जीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली के चलते गिरफ्तार हुए थे अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की संपत्ति भी एसटीएफ के रडार पर बनी हुई है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, डॉक्टर आरबीएस रावत की संपत्ति की अब जांच की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर आरबीएस रावत, जिनकी संपत्ति की अब जांच की जाएगी। एसटीएफ विस्तृत जांच के लिए ईडी को पत्र लिखने वाली है। यानी कि अब जैसे ही अगर ये मामला ईडी के हाथ में आता है तो गहराई से जांच होगी पूरी संपत्ति की। कई दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे और अब यहां पर देहरादून से बड़ी खबर, डॉक्टर आरबीएस रावत की संपत्ति की जांच होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए। कैलाश, डॉक्टर आरबीएस रावत की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अगर ये पूरा मामला ईडी के हाथों जाता है, ईडी अगर मामले की जांच बिठाता है तो कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर डॉक्टर आरबीएस रावत की बात करें तो जिस तरीके से यूपीएसएससी के अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उनके सलाहकार भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मामला बड़ा बनता है। उसके अलावा अगर मुख्य वन संरक्षक की बात करें तो मुख्य वन संरक्षक भी रहे हैं प्रदेश के डॉक्टर आरबीएस रावत, और लगातार पहले से ही ये मांगे उठ रही थी कि उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई हो। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देश दिए गए थे जांच एजेंसियों को, और जांच एजेंसियों ने जहाँ उनकी गिरफ्तारी की थी, वहीं अब उनकी संपत्ति को कुर्क करने के भी आदेश हो सकते हैं। जांच चल रही है। जांच में अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है तो जाहिर तौर पर ईडी इसमें जरूर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करेगी। और यहाँ पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो लगातार ये मांगे उठ रही थी यहाँ पर राजनीतिक दलों द्वारा कि जो भी दोषी हैं और खासतौर पर ऐसे अधिकारी, जिन अधिकारियों के संरक्षण में इस तरह के कृत्य यहाँ पर किए गए हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उस चीज का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया, बड़ी गंभीरता से लिया। और सिर्फ डॉक्टर आरबीएस रावत ही नहीं बल्कि अन्य जो भी यहाँ पर संलिप्त हैं, चाहे वो बीपीडीओ भर्ती मामला हो या अन्य जो भर्तियां हुई थी यूपीएसएससी द्वारा, उन तमाम चीजों में, क्योंकि हाकम सिंह रावत का उदाहरण है, प्रशंसा इस वक्त सबके सामने है कि हाकम सिंह रावत ने जो अकूत संपत्ति अपनी बनाई है और जो करोड़ों का उसने रिजॉर्ट बनाया था पेपर लीक करवाने के बाद, जो पैसा अर्जित किया था, उससे करोड़ों का जो रिजॉर्ट बना था सरकारी जमीन पर, उसको भी जमींदोज कर दिया गया है राजस्व और जो प्रशासन की टीम है उनके द्वारा। तो ये एक इशारा है मुख्यमंत्री का और एक संदेश है कि ऐसे जो भी आपराधिक तत्व के जो अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं या फिर जो अन्य जो नकल माफिया रहे हैं, जिनकी वजह से इस तरह के पेपर लीक हुए हैं, जिनकी वजह से कई अन्य अभ्यर्थियों के
भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तो उनको किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। और आरबीएस रावत का जहां तक सवाल है तो जाहिर तौर पर आरबीएस रावत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, भले ही वो सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन साथ ही वो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मामला बड़ा है। बिल्कुल। और अगर बात करें कैलाश, तो आरबीएस रावत की जिस तरीके से पूर्व में भी गिरफ्तारी हुई है, तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर संभवतः ये माना जाए तो गड़बड़ी अगर पकड़ी जाती है तो फिर से बड़ी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि चाहे डॉक्टर आरबीएस रावत हो या कोई भी अधिकारी, जो भी दोषी होगा दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये स्पष्ट है। और पहले मैं आपको पहले की हम बात करें तो जब तीरथ देश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, हालांकि वो 3.5 से 4 महीने का ही उनका कार्यकाल था और तीरथ सिंह रावत द्वारा आरबीएस रावत को अपना सलाहकार बनाया गया था, तो तभी से ये मांग उठने लगी थी, क्योंकि आरबीएस रावत पर पहले से ही कई भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लग चुके हैं कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हालांकि आरोप कभी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन तभी से मांगे उठने लगी थी। और अब जिस तरीके से सरकार पर लगातार ये दबाव था, मुख्यमंत्री पर ये दबाव था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी बिल्कुल बैकफुट पर नहीं गए, फ्रंट फुट पर आए। और उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि उनकी सरकार में किसी भी युवक और युवती के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई रसूख वाला नेता हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। प्रशंसा जी, आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां राज्य के 1565 स्कूल जर्जर हो गए हैं, खतरे में है हजारों बच्चों की जान। तो चंपावत के एक स्कूल में छात्र की मौत हो गई है। मौत के बाद विभाग के सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा पौड़ी और टेहरी जनपद में जर्जर स्कूल हैं। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग जनपद में कई स्कूल भवन जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। राज्य के 1565 स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर अवस्था में हैं। नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। और ऐसे में आपको बता दें, चंपावत के एक स्कूल में एक छात्र की मौत भी हो गई है। बड़ा हादसा हुआ है। मौत के बाद विभाग के सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ। सबसे ज्यादा पौड़ी और टिहरी जनपद में जर्जर स्कूल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट फोन लाइन पर बने हुए हैं। कैलाश, कई स्कूल जर्जर हैं और ये कई सवाल भी खड़े पैदा करता है। और इस तरीके से एक छात्र की मौत भी हो जाना चंपावत में स्कूल शिक्षा विभाग पर सीधे सीधे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशंसा, देखिए बिल्कुल अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे चंपावत के एक सरकारी स्कूल में जो बच्चे शौचालय की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और कुछ अन्य बच्चे उस दुर्घटना में घायल हो गए थे। तो तभी से सरकार ने बड़ी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया था। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री थे वो भी इसमें मुखर नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि प्रदेश में ऐसे जितने भी भवन हैं, जितने भी स्कूल हैं जो बहुत ही जर्जर हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो अब पूरे प्रदेश से 1565 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, सरकारी स्कूलों को, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। और सबसे ज्यादा हालात जो बुरे हैं वो टिहरी जनपद में है, पौड़ी जनपद में है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि स्कूलों के हालात वहीं खराब होते हैं जहाँ से पलायन बहुत ज्यादा होता है। अगर पौड़ी जिले की बात करें तो पौड़ी जिले से पलायन बहुत अधिक हुआ है, जिसके चलते जो ग्रामीण अंचलों में जो स्कूल थे सरकारी भवन, वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं जो स्कूल हैं वो जर्जर हैं। वैसे ही हालात टिहरी के हैं, क्योंकि टिहरी से भी बहुत अधिक मात्रा में पलायन हुआ है। तो कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं और हैं तो बहुत कम है और वहाँ पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन चंपावत की जो घटना दुखद घटी थी कुछ दिनों पहले, उस घटना ने कहीं ना कहीं सरकार की आंख को भी खोला है, जो विभाग है विभाग की आंख को भी खोला है। क्योंकि जब सवाल उठे थे विभाग पर तो जाहिर तौर पर ये हक बनता है विभाग का, ये जिम्मेदारी बनती है विभाग की कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करे। तो अब 1565 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। कुछ समय पहले ये भी खबर आ रही थी प्रशंसा की इन स्कूलों को यहाँ पर जमींदोज किया जा सकता है क्योंकि बहुत अधिक जर्जर हैं। लेकिन जमींदोज इनको किया जाएगा या इनका उच्चीकरण होगा या इनका मरम्मत होगी, इसके बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पर कार्रवाई होगी उसको सरकार द्वारा यहाँ पर सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि लोग भी इसके बारे में जागरूक हो सके और
जो अभी जो हालात है स्कूलों के 1565 स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वाकई में बच्चों की जान इस वक्त मुसीबत में है और सरकार को फौरी तौर पर इसमें पूरा तुरंत एक्शन लेना होगा। बिल्कुल कैलाश, नौनिहालों की जान खतरे में है। ऐसे में अगर कोई हादसा फिर से हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। अगर ऐसा खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है, क्योंकि इस वक्त देखिए प्रदेश में जो मानसून रिटर्न जा रहा है, वो मानसून बहुत ज्यादा इस वक्त करीब चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। दशानमी छड़ी पर उन्होंने माया देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और छड़ी यात्रा के लिए संतों को रवाना किया। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज, जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत प्रेम गिरी सहित कई साधु संत मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम निवास पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान दोनों के मध्य विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अनेक लोग मत्स्य पालन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, कोटद्वार नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के कई बार प्रयास किए, लेकिन नगर निगम इसमें नाकाम रहा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए सब्जी मंडी के बीच से ही गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया। इससे वाहन चालकों को समस्या से निजात मिली है। आगे बढ़ेंगे, परसूडा खाल के पास एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। दरअसल पौड़ी से कोटद्वार जा रही एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जवान हेमकांत सिमवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार 30 मीटर खाई में जा गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वाले पति पत्नी बताए जा रहे हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि ये परसुंडा खाल के पास एक कार जो है खाई में गिरी है। तो इस सूचना पर हम लोग आए थे, तो यहाँ मौके पर आके देखा परसुंडा खाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे कोटद्वार की तरफ एक कार जैन एस्टिलो कार जो है लगभग 30 मीटर पीछे खाई में गिरी है। और इसमें एक महिला घायल हुई है, जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है, और एक महिला एक पुरुष की मृत्यु हो चुकी है। और ये लोग जो है ग्राम बुरासी के रहने वाले थे। लालकुआ में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में शामिल हुए और नबी की शान में नारे लगाए। जामा मस्जिद से जुलूस की शुरुआत हुई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखाई दी। जामा मस्जिद से लेकर लाइन पार होते हुए फिर बंगाली कॉलोनी होते हुए जाता है नई बस्ती में, नई बस्ती से वापसी फिर जामा मस्जिद आता है और यहाँ पर सलात व सलाम पढ़ा जाता है। और इस हम जुलूस मोहम्मदी के अंदर अपने लिए और अपनी कौम के लिए और सारे लोगों के लिए दुआएं करते हैं। को जुलूस मोहम्मदी मनाया जाता है। लोग अपने घरों में फातिहा दिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं और अपने बच्चों के साथ जुलूस मोहम्मदी में जाते हैं। और यहाँ पर हम ये बताते हैं कि ये भाईचारगी का माहौल बनाइए। आगे बढ़ेंगे, शनिवार को बीती रात जुलूसे मोहम्मदी की शुरुआत हुई। वहीं तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज में जुलूसे मोहम्मदी निकाला, जिसमें मुस्लिम समाज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में नातो
मनकबत पेश की गई। वहीं नातो मनकबत पर मुस्लिम समाज के लोग झूमते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। अल्लाह ताला की यौम पैदाइश का दिन है। यौम पैदाइश के दिन में आज हम सब लोग मुस्लिम समाज के लोग जितने भी हैं आज शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं, जिनकी यादगार में हर साल जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। आज भी उसी यादगार के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार के मौके पर जुलूस निकाले आए। हमारी तरफ से हर व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। हर चौराहे पर अपना पुलिस बल लगाया हुआ है। जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बाएं दाहिने हर तरफ हमारा पुलिस बल चल रहा है। मैं स्वयं भी यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो पुलिस की तरफ से जुलूस के लिए हर संभव व्यवस्था की गई है। ये जुलूस शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक यहाँ से सुचारू रूप से संपन्न कराया। किच्छा में पुलिस ने 3 दिन पहले हुई शंभू की मौत का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पराग फॉर्म के जंगल से शंभू का शव बरामद किया गया था। फसल को जानवरों से बचाने के लिए आरोपी बाबू सिंह ने अपने खेत के चारों ओर तारबाड़ लगाकर रखे थे। हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित कर रखा था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हुई। वहीं परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। जो पूर्व कोऑपरेटिव संघ का कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन रह चुका है किच्छा का बाबू सिंह, तो उसका खेत था तो प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट 11,000 वोल्ट का तार ले रखा था, उसको तारबाड़ की तरह बांध रखा था। पीड़ित जो है वहाँ चला गया, वहाँ चला के उसको तार से झुलस के वो थोड़ा सा बेहोशी टाइप हो गया। तो इनको क्या गुस्सा आ गया, क्या आ गया, विचलित मानसिकता आ गई। तो उन्होंने क्या करा, कुल मिला के अपने जो नौकर है उसको बुलाया, बाहर से 2 क्रिमिनल बुलाया, उसको ले गए दूसरे जगह का, काटा पीटा, काट के उसको पूरा मतलब मार के उसको कपड़े वपड़े निकाल के नाली में बहा दिया। बहुत अच्छी एक वर्कआउट हुआ है। तो 4 मुलजिम पकड़े गए हैं और उनके कब्जे में ये सारा चीज़ें जो घटना में प्रयुक्त हुआ है, तार है, तारबाड़ है, जो ट्रांसफार्मर का जोड़ने वाली तारबाड़ है, और 3 धऊ है, वो सब जो काटने के लिए प्रयोग हुआ था, वो सब चीज़ें हमें बरामद हुआ है। लोहाघाट में तेज बारिश के चलते 2 पेड़ मकान पर गिर गए, जिससे दोनों घरों को काफी क्षति हुई है। पेड़ गिरने के बाद घर में रहने वाले दहशत में आ गए, तो वहीं आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर तहसीलदार विजय गोस्वामी फायर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पेड़ों की कटाई शुरू करवाई। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कई इलाकों में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उधम सिंह नगर में भी किसानों की फसलें बर्बाद की कगार पर आ गई हैं। वहीं धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जहां एक ओर पहले ही किसान कर्ज में डूबे हुए थे, तो वहीं अब दूसरी ओर बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में अब सभी किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज की वर्षा रात की हुई है, लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया। और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे की तौर पर रख बैठा है, और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। सरकार से क्या मांग करता है, सरकार से कोशिश ही करता है, मांग करता है। सरकार उतना लाभ थोड़ी दे पाती है। जो फसल का नुकसान हो जाता है मुआवजे के तौर में मिलता है। पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मुआवजे के तौर में जो भी दिया है वैसे सरकार ने काफ़ी मदद करी थी किसानों की। अब देखो इस वर्ष भी क्या सरकार इसके लिए निर्णय लेती है। अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें, और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के अपना, इससे पहली बात तो यह है कि जो है इससे पुराली भी गलेगी। उसके बाद जो है जो धान पड़ा हुआ है उसमें अंकुरण हो जाएगा, जिससे उसका चावल नहीं बनेगा। दूसरी, इसमें जो है अधिक पानी भर जाता है तो एक फुंसा सा होता, बीमारी आने का खतरा रहता है, जिसमें रातों रात जो है खेत सूख जाता है। मऊ मंडल में विगत 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जबकि किसान आज अपना धान काट के मंडी में बेचने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्यवश आज प्रकृति ने भी किसानों को बहुत परेशानी किया है। सरकार की उदासीनता साफ लगती है। प्रति हेक्टेयर 37,000 रुपये मुआवजा तब देती जब 33% किसान को नुकसान होता है। यहाँ तो किसान का 50% जो नुकसान हो चुका। सरकार को चाहिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। 2 हेक्टेयर की आप जो करें उसे भी बढ़ा देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी, आज खासकर मैं उधम सिंह की बात करना चाहता हूँ। किसानों को पहले से आय आधी हो चुकी है, आप शालीनता बरतें, ध्यान रखें, नहीं तो हम किसान जन आंदोलन आपके खिलाफ। किसान चुप नहीं बैठे, किसान बहुत पीड़ित है, परेशान है।
लक्सर में अवैध वसूली के खिलाफ रिक्शा चालकों ने विरोध किया। बता दें कि ठेकेदार निर्धारित दायरे से बाहरी रिक्शा चालकों और आवाजाही करने वालों से जमकर अवैध वसूली कर रहा है। विरोध करते हुए ई रिक्शा चालक रेलवे पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन रेलवे पुलिस की हिदायत के बाद भी ठेकेदार ने अवैध वसूली शुरू कर दी है। रेलवे में पार्किंग, रिक्शा की पार्किंग का कोई मतलब नहीं होता। ये कह रहे कि हमने ठेका ले रखा है, रिक्शा वालों से 20-20 रुपए हर चक्कर पे लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और रिक्शा वाला विरोध कर रहा है इस चीज का। तो वो दारू पी के 3-4 लड़के आते हैं और यहाँ धमकाते हैं रिक्शा वाले को। हम आरबीएफबी में गए थे, सब इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई रिक्शा वाले से कोई पार्किंग नहीं ली जाएगी। फिर ये लोग यहाँ लड़के लेके आते हैं, परेशान कर रहे हैं लाके। पार्किंग का कोई मतलब नहीं बनता। अब जाकर स्थिर पार्किंग वहाँ तक तो सीमित है। अब मेन गेट ही बंद कर रहे हैं। ये 4-5 लड़के आते हैं, सबने दारू पी रखी है। शिकायत ऊपर आरपीएफ में गए थे, आरपीएफ वालों ने कहा था इससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम कीजिए। हल्द्वानी जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैदानी इलाकों में किसानों की फसलें बुरी तरह चौपट हो गई हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों की फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसके कारण जिले के कई मार्ग बंद हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। पिरान कलियर में गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 310 किलो प्रतिबंधित गौ मांस और 17 जिंदा पशु बरामद किए हैं। साथ ही टीम ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। हमारे पास हमारी सुपुर्दगी में 7 गौवंश आया है, जिनमें से 6 बड़ी गौ माता है, 1 बछड़ा है, तो पूरा 7 गौवंश है। जो ये गाय है, ये कलियर थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर गांव से आई है। वहाँ कटान के लिए गन्ने के खेत में जंगल में बांधी हुई थी, गन्ने के खेतों में बांधी हुई है, वो आई हुई है। ये सारा जो गौवंश है, ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस के द्वारा ही, मंगलौर पुलिस और इधर भादराबाद पुलिस, कलियर क्षेत्र, ये सब इन्हीं तरह से कटान के लिए जा रहा था, जो पकड़ के यहाँ गौशालाओं में आया हुआ है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट हो गया है। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च कोतवाली थाने से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाजार चौक जाकर खत्म हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही उपद्रव मचाने वालों पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की बात कही। 9 और 10 अक्टूबर को जो आगामी त्यौहार हैं हमारे, और उसमें त्योहारों में जो जुलूस और शोभा यात्राएं निकलेंगी, इसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पूरे शहर में आज जुलूस निकाला गया है और सभी लोगों को आगाह किया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखेंगे। किसी भी तरह का कोई उपद्रव या कोई इस तरह की कोई गतिविधि करता है, गड़बड़ी की कोई आशंका है या कोई ऐसे कार्रवाई कोई करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की। चंपावत में लगातार बारिश के कारण सड़क मार्ग विभिन्न स्थानों से बंद हो गए हैं। 9 राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपोसी घाट के बीच बारिश के कारण बंद हैं। अनेक स्थानों पर मलबा आ गया है, जिस कारण यातायात को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। मार्गों को खोलने के लिए मशीनें तैनात की गई हैं। मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मार्ग बंद होने के कारण मार्ग में फंसे यात्रियों के ठहरने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।